कहानी की शुरुआत में हम वोंग को देखते हैं, जो एक बेहद प्रोफेशनल शेफ होता है। उसके हाथों का बना खाना इतना मशहूर होता है कि पूरे शहर में लोग उसके स्वाद की तारीफ करते हैं। वोंग कोरिया की सबसे बड़ी सरकारी जगह ब्लू हाउस में शेफ का काम करता है। एक दिन वहां देश का एक बेहद अमीर और ताकतवर आदमी खाना खाने आने वाला होता है। तभी वोंग का मैनेजर और उसकी सेक्रेटरी उसके पास आकर कहते हैं कि आज उसे एक खास फिश डिश बनानी है। मैनेजर उसे साफ चेतावनी देता है, खाने में एक भी कांटा नहीं होना चाहिए। वोंग पूरी मेहनत और सावधानी से उस डिश को तैयार करता है और उसे मेहमान के सामने परोस दिया जाता है। लेकिन जैसे ही वह अमीर आदमी पहला निवाला खाता है, अचानक उसके मुंह में कुछ चुभता है। वह उसे बाहर निकालकर देखता है और उसके हाथ में एक नुकीला कांटा होता है। यह देखते ही वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपने बॉडीगार्ड्स को आदेश देता है, उस शेफ को मेरे सामने लेकर आओ। उधर वोंग अपने घर पर आराम कर रहा होता है। तभी अचानक उसके घर पर कुछ लोग पहुंच जाते हैं। वोंग समझ जाता है कि खाने में हुई इस गलती की वजह से अब उसकी जान खतरे में है। वह भागकर बालकनी तक पहुंचता है, लेकिन पीछा कर रहे लोगों से हाथापाई के दौरान उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधे नीचे स्विमिंग पूल में जा गिरता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह हादसा उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है, क्योंकि जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह 400 साल पीछे जोसोन साम्राज्य में एक रानी के शरीर के अंदर जागता है। जब वोंग खुद को आईने में देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है कि वह कोई सपना देख रहा है। आखिर एक आदमी किसी लड़की के शरीर में कैसे आ सकता है? जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। बाहर दर्जनों दासियां सिर झुकाकर बैठी होती हैं और जोर जोर से राजकुमारी की जय हो बोल रही होती है। यह देखकर वोंग घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन सभी दासियां उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ती हैं। महल से बाहर निकलकर जब वह अपने आसपास का माहौल देखता है तो उसे लगता है कि शायद किसी ने उसका ऑपरेशन करके उसे लड़की बना दिया है। वह गुस्से में सोचता है, खाने में एक कांटा क्या निकल गया, इन लोगों ने तो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। लेकिन कुछ देर बाद जब वह चारों तरफ गौर से देखता है तो उसे एहसास होता है कि यह कोई अस्पताल नहीं बल्कि सैकड़ों साल पुराना शाही द्वार है। तभी उसे समझ आता है कि वह टाइम ट्रैवल करके अतीत में पहुंच चुका है। इसके बाद वह अपनी दासी से सवाल करता है। दासी बताती है कि अब वह जिस शरीर में है वह राजकुमारी किम सो योंग का है और कुछ ही दिनों में उसकी शादी राजा चियोलजोंग से होने वाली है। दासी यह भी बताती है कि कुछ दिन पहले राजकुमारी तालाब में डूब गई थी, लेकिन सैनिकों ने समय रहते उसे बचाकर महल पहुंचा दिया था। इतना सुनते ही वोंग सब समझ जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि उसकी आत्मा और राजकुमारी की आत्मा आपस में बदल गई हैं। अब उसे अपनी दुनिया में लौटने का सिर्फ एक ही तरीका समझ आता है, वही तालाब। अगले दिन वह अपनी दासी के साथ उसी तालाब पर पहुंच जाता है। उसका इरादा दोबारा पानी में कूदकर अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने का होता है, लेकिन जैसे ही वह छलांग लगाता है वह सीधे कीचड़ में जा गिरता है, क्योंकि तालाब का पानी लगभग सूख चुका होता है। इसके बाद तो वोंग पूरी तरह परेशान हो जाता है। उसे जहां भी पानी दिखाई देता है वह अपना सिर उसमें डुबाने की कोशिश करता है, यहां तक कि पोंछा लगाने वाली बाल्टी तक नहीं छोड़ता, लेकिन हर बार उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी का दिन आ जाता है। उसे शाही रीति रिवाजों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती, इसलिए दासियां हर कदम पर उसकी मदद करती हैं। आखिरकार पूरे शाही समारोह के साथ उसकी शादी राजा चियोलजोंग से हो जाती है। अब बारी आती है सुहाग रात की। एक ही कमरे में राजा और वोंग आमने सामने होते हैं। ये सोचकर ही वोंग की हालत खराब हो जाती है। जैसे ही राजा उसकी तरफ बढ़ता है उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन तभी वोंग एक चाल चलता है। वह किसी तरह राजा को इतनी शराब पिला देता है कि राजा नशे में धुत होकर वहीं सो जाता है। राजा के सोते ही वोंग राहत की सांस लेता है और सोचता है कि फिलहाल तो सबसे बड़ी मुसीबत टल गई। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली मुश्किलें अभी शुरू होने वाली हैं। अगली सुबह जब वोंग की आंख खुलती है तो उसकी दासी उसके लिए शाही नाश्ता लेकर आती है, लेकिन जैसे ही वह पहला निवाला खाता है उसका पूरा मूड खराब हो जाता है। उसे लगता है कि इस महल के खाने में उसकी दुनिया जैसा स्वाद ही नहीं है। वह दासी से कहता है कि रसोइयों से उसके लिए उसकी पसंद का एक खास नूडल डिश बनवाया जाए, लेकिन शाही रसोइयों ने ऐसा खाना पहले कभी नहीं बनाया था। उन्होंने कई बार कोशिश की, फिर भी वोंग हर बार कोई न कोई कमी निकालकर खाना वापस भिजवा देता है। आखिरकार मुख्य बावर्ची तंग आ जाता है और गुस्से में कह देता है, अगर रानी को इतना ही अच्छा खाना चाहिए तो खुद आकर बना लें। वोंग सीधे शाही रसोई में पहुंच जाता है। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनके लिए रानी का रसोई में कदम रखना ही असंभव था। लेकिन अगले ही पल वोंग जिस तरह सब्जियां काटना शुरू करता है उसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। उसकी स्पीड, उसका कंट्रोल और उसका प्रोफेशनल अंदाज देखकर किसी को यकीन ही नहीं होता कि सामने खड़ी शख्सियत वही
रानी है। कुछ ही देर में वह अपने लिए एक शानदार नूडल डिश तैयार कर देता है। जैसे ही वह उसे छकता है, उसके चेहरे पर कई दिनों बाद मुस्कान लौट आती है। दूसरी तरफ शाही बावर्ची को यकीन ही नहीं होता कि रानी उससे बेहतर खाना बना सकती है। वह सोचता है कि यह खाना सिर्फ देखने में अच्छा होगा, लेकिन जब वह एक चम्मच छकता है तो उसका चेहरा ही बदल जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके हाथ से चम्मच तक छूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि रानी की कुकिंग किसी आम इंसान जैसी नहीं बल्कि एक मास्टर शेफ जैसी है। अब वोंग के दिमाग में एक नई योजना आती है। वह सोचता है कि अगर वह अपनी कुकिंग से पूरे शाही परिवार का दिल जीत ले तो शायद उसे अपने मकसद तक पहुंचने का मौका मिल जाए और उस तालाब में वापस से पानी भर पाए। इसी सोच के साथ वह महारानी के लिए एक खास डिश बनाने की तैयारी करता है, लेकिन मुख्य बावर्ची उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है। तब वोंग उसे खुली चुनौती देता है, एक कुकिंग मुकाबले की। शुरुआत में बावर्ची मना करता है, लेकिन आखिरकार चुनौती स्वीकार कर लेता है। दोनों पूरी मेहनत से खाना बनाना शुरू करते हैं। कुछ ही देर में वोंग अपना खाना सबसे पहले तैयार कर देता है। बावर्ची उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, जल्दी बनाने से खाना स्वादिष्ट नहीं हो जाता। फैसला करने के लिए शाही स्वाद परीक्षक को बुलाया जाता है। वह दोनों के व्यंजन छकता है और बिना किसी हिचकिचाहट के वोंग के खाने को विजेता घोषित कर देता है। इस जीत के बाद पूरे शाही रसोई घर में वोंग की काबिलियत की चर्चा होने लगती है। अब से वोंग का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपनी शानदार कुकिंग से महारानी का दिल जीतना। उसे पूरा यकीन था कि अगर महारानी उससे खुश हो गई तो शायद उसके लिए महल के कई दरवाजे खुल सकते हैं। सबसे पहले वह यह पता लगाने में जुट जाता है कि महारानी को आखिर किस तरह का खाना सबसे ज्यादा पसंद है। दासियों से पूछताछ करने पर उसे मालूम चलता है कि महारानी भारी और मसालेदार भोजन की बजाय हल्का, नरम और अलग अलग तरह के व्यंजन थोड़ा थोड़ा करके खाना पसंद करती हैं। एक प्रोफेशनल शेफ होने के नाते वोंग तुरंत काम में लग जाता है। वह दूध और कई खास सामग्रियों को मिलाकर एक बेहद मुलायम और स्वादिष्ट डिश तैयार करता है। इतना ही नहीं, वह उसे बड़ी खूबसूरती से जाता भी है ताकि देखने वाला पहली नजर में ही प्रभावित हो जाए। खाना तैयार होने के बाद वोंग खुद उसे लेकर महारानी के कक्ष की ओर निकल पड़ता है। उसे पूरा भरोसा था कि आज उसकी कुकिंग सबका दिल जीत लेगी। महारानी के कक्ष तक पहुंचते पहुंचते वह गर्मा गर्म डिश पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। ऊपर से जिस खूबसूरती से उसने उसे सजाया था वह भी रास्ते में पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। खाना ठंडा हो जाने और उसकी सारी सजावट बिगड़ जाने की वजह से वोंग काफी निराश हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि सिर्फ स्वादिष्ट खाना बना देना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे उसी हालत में महारानी तक पहुंचाना भी जरूरी है। अगले ही दिन उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। वह कुछ लकड़ियों और मोटे कपड़ों की मदद से एक खास तरह का बॉक्स तैयार करता है जो खाने को लंबे समय तक गर्म भी रख सकता था और उसकी सजावट भी खराब नहीं होने देता था। अब वोंग रोज अपनी अनोखी स्टाइल में एक से बढ़कर एक लाजवाब डिश तैयार करता और उसी खास बॉक्स की मदद से उन्हें सीधे महारानी के कक्ष तक भिजवा देता। महारानी जब भी वह गर्मा गर्म खाना खाती तो हर बार उसके स्वाद की तारीफ किए बिना नहीं रह पाती। धीरे धीरे वोंग की बनाई हुई हर डिश पूरे महल में चर्चा का विषय बनने लगी। इसी बीच कुछ दिनों बाद राजमहल में एक भव्य दावत का आयोजन किया जाता है। पूरे राज्य के बड़े बड़े मंत्री और शाही मेहमान वहां आने वाले थे, लेकिन दावत वाले दिन अचानक एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। महल के लगभग सभी शाही रसोइये एक एक करके बीमार पड़ जाते हैं। अब इतने बड़े भोज की जिम्मेदारी किसके कंधों पर आएगी, किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी वोंग बिना देर किए सीधे शाही रसोई में पहुंच जाता है। वहां जाकर वह देखता है कि रसोई में कई जरूरी चीजों की कमी है और इतने बड़े आयोजन के लिए तैयारी भी अधूरी है। लेकिन वोंग हार मानने वालों में से नहीं था। वह तय करता है कि आज वह अपने जमाने की सबसे पसंदीदा और सबसे खास डिश बनाकर सभी मेहमानों को चौंका देगा। इसके बाद वोंग अपनी अगली डिश तैयार करने में लग जाता है। रसोई में मौजूद सीमित सामान को देखकर उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वह आलू को पतले पतले स्लाइस में काटता है और उन्हें गर्म तेल में सुनहरा और कुरकुरा होने तक फ्राई करता है। फिर उस नई डिश को सभी बड़े मंत्रियों और शाही मेहमानों के सामने परोस दिया जाता है। शुरुआत में सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि शाही दावत में कोई पारंपरिक राजसी व्यंजन मिलेगा, लेकिन उनके सामने बिल्कुल अलग तरह का खाना रखा गया था। कुछ मेहमान झिझकते हुए पहला टुकड़ा छकते हैं और अगले ही पल उनके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल जाता है। उन्हें वह स्वाद इतना पसंद आता है कि देखते ही देखते बाकी मंत्री भी उसे बड़े चाव से खाने लगते हैं। पहली डिश की सफलता के बाद वोंग अपनी अगली चुनौती के बारे में सोचने लगता है। उसके पास चिकन जैसी कई जरूरी चीजें नहीं थीं, इसलिए वह उपलब्ध सब्जियों से ही एक अनोखी डिश तैयार करता है जो किसी आधुनिक बर्गर जैसी दिखती थी। साथ में ताजे टमाटर सजाकर वह उसे मेहमानों के सामने पेश कर देता है। हैरानी की बात यह थी कि इस डिश को भी सभी ने खूब पसंद किया। हर कोई उसके स्वाद और नए अंदाज की तारीफ करने लगा। अब आखिर में बारी थी मिठाई की। वोंग एक ठंडी और मीठी डेजर्ट जैसी डिश तैयार करता है जिसे देखकर ही सभी मेहमान उत्साहित हो जाते हैं। जैसे ही लोग उसे छकते हैं पूरा दरबार उसकी तारीफों से गूंज उठता है। इस तरह वोंग अपनी शानदार कुकिंग और सूझबूझ से पूरी शाही दावत को सफल बना देता है। उसकी बनाई हर डिश मेहमानों का दिल जीत लेती है और यह
सब देखकर महारानी भी उससे बेहद प्रभावित हो जाती है। दावत खत्म होने के बाद महारानी खुद वोंग के पास आती है। उसकी काबिलियत से प्रभावित होकर वह कहती हैं, तुमने आज पूरे शाही परिवार की इज्जत बचा ली, बताओ इनाम में तुम्हें क्या चाहिए। वोंग बिना एक पल गंवाए अपनी सबसे बड़ी इच्छा बता देता है। वह महारानी से कहता है कि महल के पास मौजूद सूखे हुए तालाब को दोबारा पहले की तरह पानी से भरवा दिया जाए। महारानी उसकी यह मांग तुरंत स्वीकार कर लेती हैं और अपने सैनिकों व दास दासियों को तालाब भरने का आदेश दे देती हैं। लेकिन उस समय पानी भरने के लिए कोई बड़ी व्यवस्था मौजूद नहीं थी। सभी लोग सिर्फ बाल्टियों से कुएं का पानी निकाल निकाल कर तालाब में डाल रहे थे। यह देखकर वोंग समझ जाता है कि इस तरीके से तालाब भरने में कई महीने लग जाएंगे। तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वह सभी लोगों को एक लंबी लाइन में खड़ा कर देता है और कहता है कि हर व्यक्ति पानी से भरी बाल्टी अगले व्यक्ति को पास करे। इस तरह बिना समय गंवाए पानी तेजी से तालाब तक पहुंचने लगता है। सब लोग वोंग की बात मानकर काम शुरू कर देते हैं। पहले के मुकाबले काम काफी तेज हो जाता है, लेकिन इतना सब करने के बाद भी तालाब पूरी तरह नहीं भर पाता। उधर वोंग हर दिन बेसब्री से उसी तालाब को देखता रहता है। इंतजार करते करते वह भी थक चुका होता है। तभी अचानक मौसम बदल जाता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का पानी धीरे धीरे पूरे तालाब को भरने लगता है। ये नजारा देखकर वोंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे लगता है कि अब शायद उसकी अपनी दुनिया में लौटने की उम्मीद फिर से जिंदा हो गई है। कुछ ही समय बाद आखिरकार वह तालाब पूरी तरह पानी से भर जाता है। वोंग धीरे धीरे तालाब के किनारे पहुंचता है। वह उन सभी पलों को याद करता है जो उसने इस अजनबी दुनिया में बिताए थे। महल, शाही परिवार, अपनी कुकिंग और वे सभी यादें जिन्होंने उसकी जिंदगी बदल दी थी। जाने से पहले वह सामने रखे एक पत्थर पर अपना नाम और अपनी कुछ यादें लिख देता है ताकि उसकी मौजूदगी का एक निशान हमेशा के लिए वहीं रह जाए। इसके बाद वह गहरी सांस लेता है और सीधे तालाब में छलांग लगा देता है। वह धीरे धीरे पानी की गहराई में डूबने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है। जब वह होश में आता है तो खुद को एक अस्पताल के कमरे में पाता है। उसके सामने वही दो पुलिस अधिकारी खड़े होते हैं। पहले तो वो घबरा जाता है। उसे लगता है कि खाने में हुई घटना की वजह से उसे गिरफ्तार करने आए हैं। डर के मारे वह अस्पताल से भाग निकलता है। पुलिस भी उसके पीछे दौड़ पड़ती है। भागते भागते वोंग एक लाइब्रेरी में घुस जाता है। वहीं उसकी नजर जोसोन साम्राज्य के इतिहास पर लिखी एक पुरानी किताब पर पड़ती है। जैसे ही वह किताब खोलता है उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे एहसास होता है कि जिन घटनाओं को वह सपना समझ रहा था वे इतिहास का हिस्सा बन चुकी हैं और कहीं ना कहीं उसका नाम भी उन यादों में दर्ज हो चुका है। तभी पुलिस वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। वोंग दोबारा भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार पुलिस उसे रोककर सच्चाई बताती है। वे कहते हैं, हम तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए आए हैं। असल में वोंग ने पहले एक भ्रष्ट और ताकतवर नेता की साजिश का पर्दाफाश करने में अहम भूमिका निभाई थी। उसी वजह से उसकी जान को खतरा था और पुलिस उसकी सुरक्षा कर रही थी। ये सब सुनकर वोंग हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि अतीत में हुआ एक छोटा सा बदलाव भी भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल बाकी था। क्या उसकी कहानी सचमुच खत्म हो गई थी या किस्मत ने उसके लिए अभी एक और बड़ा मोड़ छिपा कर रखा था?